एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या थी आपके पास फाइनेंस की समस्या। ठीक है, हमारे पास एक समस्या थी फाइनेंस की, अर्थात इसके अंतर्गत हम लोगों ने जो ग्राम वित्त की थी उसकी व्यवस्था करने की बात की गई। और दूसरा जो हमारे पास प्रॉब्लम थी, जो विलेज डेवलपमेंट की बात थी या ग्राम विकास की बात थी या एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की इसके अंतर्गत बात की गई। तो आज हम लोग इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट या एग्रीकल्चर फाइनेंस में बात करने के पूर्व हम लोग देखते हैं कि सहकारिता क्या होती है। सहकारिता का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया सहकारिता, वो 1904 में सहकारिता साख समिति विधान पारित किया गया। पहली बार अगर आपसे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि सहकारिता साख समिति का विधान कब पारित हुआ, तो 1904 में हुआ, जिसमें कोई भी 10 व्यक्ति मिल करके सहकारिता या साख समितियों की स्थापना कर सकते थे। तो गांव में क्या करते थे, सहकारिता के अंतर्गत 10 व्यक्ति मिलकर के आपस में एक सहकारी समिति की स्थापना कर सकते थे और उसके अनुसार, ठीक है, उस समिति के अनुसार को वो लोग मिलकर के कार्य करते थे। इसकी प्रगति की समीक्षा एवं भावी विकास की रूपरेखा निर्धारित करने के उद्देश्य से 1904 ईस्वी में मैकलेगन समिति बनाई गई और इस समिति के अनुसार ही ये जो हमारे पास सहकारिता साख समिति है ये कार्य कर रही थी। ठीक है, ताकि इसकी रूपरेखा, इसका कैसे डेवलपमेंट हो सके। तो आपका ये जो समिति होती है ये एग्जाम्स में बहुत अधिक पूछा जाता है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी समिति हो जाती है जो सहकारिता के विकास के लिए बनाई गई थी। अब हमारे पास बात आती है कि सहकारिता का अर्थ क्या होता है, सहकारिता का तात्पर्य क्या होता है। तो सहकारिता दो शब्दों से मिलकर बनी होती है, सह प्लस कारिता। ठीक है, के मेल से बना होता है, जिसमें सह से आशय मिलजुल कर या साथ साथ तथा कारिता का अर्थ होता है कार्य करना। जब हम मिलजुल करके, आपस में मिलजुल करके साथ साथ कार्य करते हैं तो इसे हम लोग सहकारिता की संज्ञा देते हैं। अर्थात किसी कार्य को साथ मिलकर के कार्य करना ही सहकारिता कहलाती है। इस प्रकार मिलजुल करके साथ साथ काम करना सहकारिता कहलाएगी। ये एक ऐसा संगठन होता है जिसके सदस्य समानता के आधार पर पारस्परिक हित, ये ऐसा नहीं कि सहकारिता का लाभ केवल एक किसान या एक व्यक्ति उठाए, बल्कि सहकारिता के अंतर्गत सभी पारस्परिक हित आपस में अपने हितों को अधिकतम करने की बात ये लोग करते हैं। तो ये सहकारिता के अंतर्गत सभी का लाभ अधिकतम हो, ऐसा ये लोग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए मिलजुल करके काम किया जाता। और अधिकतर ग्रामीण अर्थव्यवस्था जहां पर फाइनेंस का बहुत अधिक अभाव था, क्योंकि हर काम के को करने के लिए गांव में अगर हम एग्रीकल्चर लेबर लेने लगे या हम लेबर को रेंट पे लेने लगे तो इतना पैसा एक किसान के पास नहीं होता था। तो किसानों ने आपस में मिलकर के एक ये निर्धारित किया कि क्यों ना आपस में एक दूसरे के कार्यों को मिलकर के काम किया जाए, मिलजुल करके काम किया जाए। तो इस प्रकार से हमारे पास सहकारिता का जन्म हुआ। जब हर चीज फाइनेंस से ना रिलेटेड होकर के जब हम लोग अपना डेवलपमेंट का काम करते हैं और आपस में मिलजुल करके काम करते हैं तो उसे सहकारिता के अंतर्गत हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये एक सबके लिए और सब एक के लिए भावना पर आधारित होता है, यानी इसके अंतर्गत हम सबके लिए काम करेंगे और सब एक के लिए काम करेगा। ये भावना जो होती है, इस भावना के अंतर्गत हम लोग जब काम करते हैं तो वो सहकारिता कहलाती है। एच कलवर्ट के अनुसार सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें लोग मनुष्य के रूप में समानता के आधार पर अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहयोग करते हैं। ठीक है, तो जो उनके पास इकोनॉमिक नीड होती है उस इकोनॉमिक नीड को फुलफिल करने के लिए आपस में समानता के आधार पर जब काम करते हैं तो उसे हम लोग सहकारिता कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में अगर हम कह सकें तो सहकारिता का तात्पर्य यह होता है कि जब अर्थव्यवस्था में 10 लोग मिलकर के आपस में एक दूसरे के हित के लिए, आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब कोई कार्य किया जाता है तो उसे हम लोग सहकारिता की संज्ञा देते हैं। तो सहकारिता क्या होता है, एक प्रकार से हमारे पास जो इकोनॉमिक नेसेसरीज हैं, इकोनॉमिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जब हम लोग मिलजुल करके कार्य करते हैं तो इसे हम लोग सहकारिता की संज्ञा देते हैं। सहकारी संस्थाओं के लक्षण अथवा सिद्धांत क्या हैं?
ये कम पहला पॉइंट है, इसे कमज़ोर लोगों द्वारा बनाया जाता है। ये अधिकतर क्या होता है कि जब हम लोग इकोनॉमिक अपने नेसेसरी को पूरा करने के लिए 10 लोग आपस में मिल करके सहकारिता बनाते हैं, तो अधिकतर इसमें देखे होंगे कि जो इकोनॉमिक लोग रूप से लोग कमजोर हैं, उनके द्वारा ये स्थापित की जाती है ताकि आपसी या पारस्परिक हित को संपन्न किया जा सके। सहकारी संस्थाओं की स्थापना समाज के ऐसे लोगों द्वारा की जाती है जिनके पास साधनों का अभाव होता है। ऐसे व्यक्ति मिलजुल करके अपना व्यापार करते हैं, ठीक है, आपस में हम लोग ट्रेड करते हैं, थोड़ी मात्रा में पूंजी लगाते हैं तथा अपने अतिरिक्त समय में संस्थाओं का संचालन करते हैं। सामान्यतः सहकारी संस्थाओं की स्थापना मजदूरों द्वारा, किसानों द्वारा आदि द्वारा की जाती है। ठीक है, तो हमारे पास कभी कभी काम नहीं होता और गांव की अर्थव्यवस्था होती है, गांव की अर्थव्यवस्था में लोग 10 लोग मिलकर के एक दूसरे की हेल्प करते थे, क्योंकि वहां पर लेबर इंटेंसिव वर्क ज्यादा होता, श्रम प्रधान कार्य ज्यादा होते हैं और जिसमें एक ग्रुप में काम करना बड़ा अनिवार्य हो जाता। और मान लीजिए हर किसान को के पास कुछ एग्रीकल्चर वर्क है और एग्रीकल्चर वर्क संपन्न करने के लिए एक ह्यूज लेबर अमाउंट चाहिए, तो ये पूरी टीम जाकर के एक व्यक्ति के पास पहले काम करती है, फिर दूसरे व्यक्ति के पास काम करती है, फिर तीसरे व्यक्ति के पास काम करती है। इस प्रकार सभी परिवारों का आपस में मिलजुल कर सहयोग से काम संपन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास सहकारिता होती है, ये फाइनेंस के अभाव में किसान एक प्रकार का संगठन बना लेते हैं और उस संगठन के माध्यम से हम लोग आपसी या पारस्परिक हित को अधिकतम करते हैं, जिसे हम लोग सहकारिता की संज्ञा देते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है व्यवसाय का होना। प्रत्येक सहकारी संस्था का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय को चलाना होता है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, व्यवसाय को संपादित करते हैं, व्यवसाय को चलाते हैं। ठीक है, ये व्यवसाय किसी भी रूप में हो सकता है, जैसे सहकारी उपभोक्ता भंडार आपने देखा होगा, इस व्यवसाय को हम लोग चलाते हैं। सहकारी बैंक हम लोग चलाते हैं, जिससे हम लोग फाइनेंस की एक्टिविटी को संपन्न करते हैं। कोई भी किसान को कोई आवश्यकता है तो चलिए सहकारी बैंक से जाते हैं और इस सहकारिता के अंतर्गत बैंक से थोड़ा बहुत लोन ले लेते हैं और लोन लेने के बाद क्या होता है, उससे अपने कार्य को संपन्न करते हैं, बाद में उस बैंक में अपने पैसे को जमा कर देते हैं। तो सहकारी बैंक छोटी छोटी बचतों पे या छोटे छोटे धन के द्वारा संपादित की जाती है और छोटी छोटी आवश्यकताओं को सहकारी बैंक इजीली टैकल करता है और उसको सॉल्व करता है। कृषि उपज विपणन के अंतर्गत हम आपको बताए थे कि इसके अंतर्गत कभी कभी सहकारिता क्या करती है, आपके अनाज को खरीदती है। ठीक है, अनाज को खरीदती है और अनाज को खरीदने के बाद इस अनाज को क्या करती है, जब उपयुक्त टाइम आता है तो उसे अच्छी जगह पर बेचती है और बेचने के बाद जो कॉस्ट होती है वो तो लौटा दी जाती है, लेकिन जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को सहकारी समिति के सदस्यों के मध्य आपस में वितरित कर लिया जाता है। तो ये सहकारिता हो जाती है। सहकारिता कृषि उपज विपणन में भी कार्य आती है और सहकारी समिति इस प्रकार कई रोल जो हमारे पास व्यवसाय होते हैं, उस व्यवसाय को संपादित करने के लिए जो सहकारिता होती है उसका एक प्रमुख रोल हो जाता है। प्रजातांत्रिक व्यवस्था, सहकारी संगठन का प्रबंधन प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित होता है। इसमें सभी सदस्यों द्वारा चुनी हुई प्रबंधन समिति प्रबंधन का कार्य करती है। इसमें से एक व्यक्ति एक मत सिद्धांत लागू होता है। ठीक है, सहकारी संस्था प्रत्येक सदस्य एक ही वोट दे सकता है, यानी इस पे क्या होता है, प्रजातांत्रिक प्रबंधन व्यवस्था का तात्पर्य होता है कि जब हम लोग कोई कार्य करते हैं तो इसमें वोटिंग सिस्टम होती है, उस कार्य के पक्ष में या विपक्ष में वोट किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि एक प्रजातांत्रिक पद्धति के आधार पर इस पे कार्य किया जाता है और इसके अंतर्गत जो भी कार्य होता है वो क्या होता है, मत सिद्धांत पर संपादित किया जाता है, वोटिंग होती है। मान लीजिए 10 सदस्य हैं और हमको क्या करता है कि ये एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, मान लीजिए मशरूम है और इस मशरूम को खरीदना चाहिए कि नहीं, अगर वोटिंग होती यस या नो पर, तो मान लीजिए 6 सदस्य ने कहा कि नहीं खरीदना चाहिए और 4 सदस्य ने कहा कि नहीं खरीदना चाहिए, तो यहां पर जो मत ज्यादा है वो खरीदने का, तो अतः ये कार्य क्या करेगी, एक सहकारी समिति संपादित करेगी। तो सहकारी समिति क्या कर देती है कि प्रजातांत्रिक प्रबंधन व्यवस्था से, अर्थात प्रत्येक सदस्य के वोट के आधार पर सारे कार्यों को संपादित करती है और इसी के अनुसार कार्य करती है। तो सभी व्यक्ति को लगता है कि नहीं, हमारे जो मत हैं, जो हमारा विचार है, जो हमारी सोच है, उसके अनुसार कार्य संपादित हो सकता है। इस प्रकार से ये प्रजातांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत सहकारी समितियां संपादित की जाती हैं।
चौथा पॉइंट है ऐच्छिक सदस्यता। जो आपकी सहकारी समितियां होती हैं, इसकी जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक होती है, यानी इसको अपने आप ये कोई आपके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता है इसकी सदस्यता लेने के लिए, और ना ही कोई आपको निकालने के लिए फोर्स कर सकता है। ये आपकी इच्छा पर निर्भर करता है कि आप सहकारी समितियों में शामिल हो सकते हैं या सहकारी समितियों से हट सकते हैं। तो सहकारी समितियों में व्यक्ति अपनी इच्छा से शामिल होते हैं, अपनी इच्छा से शामिल होते हैं। इसके सदस्य बनने हेतु समिति के अंश खरीदना आवश्यक होता है। अंश का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए समिति ने टारगेट रखा कि 1,000 रुपए से ये हमारी समिति चालू होती है और 10 लोग हैं, तो कितना कितना अंश हुआ, शेयर पूंजी 100-100 रुपए। तो अगर आप 100 रुपए देते हो तो इस समिति के मेंबर बन जाते हो। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि आपको अंश खरीदना या शेयर खरीदना इंपॉर्टेंट होता है, और इस शेयर के आधार पर आप लोग इसकी सदस्यता को ग्रहण कर सकते हो। इस प्रकार सदस्य जब चाहे स्वेच्छा से संस्था से अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रकार से ऐच्छिक सदस्यता होती है, जिसके अंतर्गत ऐच्छिक के अंतर्गत आपको अंश खरीदना अनिवार्य होगा, तभी इसके मेंबर आप माने जाओगे। और ये जो पूंजी कलेक्ट होती है 1,000 रुपी, ये क्या होती है, सहकारिता के अंतर्गत जो भी कार्य संपादित किया जाता है इसी पूंजी का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार जो हमारे पास ये सदस्यता अभियान होता है, वो ये जो हमारे पास सहकारिता होती है वो पूंजी को कलेक्ट करती है और पूंजी को हमारे पास इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व करती है। तो इस प्रकार हमारी सहकारिता काम करती है। अगला पॉइंट है सामान्य हितों की रक्षा। इसके अंतर्गत सामान्य हितों की रक्षा की जाती है। आपके जो हित हैं वो कोई हित प्रभावित न होने पाए। तो सहकारिता का मूल मंत्र एक के लिए सब और सब के लिए एक, ये इसका मूल मंत्र है। एक के लिए सब और सबके लिए एक है। सहकारी संस्थाओं का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, कभी लाभ कमाने पर क्या होता है, फोकस नहीं करते हैं, बल्कि इनका नेचर जो होता है वो हेल्पफुल होता है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना होता है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। सहकारी समितियां अपने सदस्यों को सस्ता माल देती हैं। ठीक है, आप इजीली आपका ये जो कम से कम दाम पर वस्तुएं उपलब्ध करा देती है, ताकि आपका जो इकोनॉमिक बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो जाए, ना कि आपका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, जो आपको वस्तुएं तथा सेवाओं के माध्यम से यूटिलिटी मैक्सिमम करने की बात करते हैं, ना कि प्रॉफिट मैक्सिमम की बात करते हैं, तो ये एक प्रकार से सामान्य हितों की रक्षा की बात करते हैं। और सामान्य हितों का तात्पर्य होता कि इसके अंतर्गत आपकी जो बेसिक नीड्स है उसको पूरा करने का काम सहकारिता करती है, ना कि ये कभी भी इसका उद्देश्य लाभ कमाना होता है। ये लाभ के लिए कभी भी इसका पर्पज नहीं होता। जैसे आपने कहा कि अंश खरीदना जैसे शेयर मार्केट काम करता, तो शेयर मार्केट की तरह तो ये रहेगा, बट शेयर मार्केट प्रॉफिट बेस पे काम करता है, ये प्रॉफिट बेस पे काम नहीं करता। आवश्यकता के समय सदस्यों को ऋण देती है, वो अपने ही सदस्यों को ऋण देना। ठीक है, जैसे ये आपके पास 1,000 का इनके पास पूंजी का कलेक्शन हुआ, तो इस 1,000 की पूंजी को अपने सदस्य को लोन भी दे सकती है। ठीक है, और उन अनेक प्रकार से उनके हितों की रक्षा भी इसी के माध्यम से की जाती है। अगला पॉइंट है पारस्परिक सहयोग। सहकारी संस्थाओं में छोटे बड़े अमीर गरीब का भेदभाव नहीं किया जाता है। वे सभी सामूहिक रूप से पूंजी प्रदान करते हैं तथा मिलजुल करके व्यक्तिगत स्वार्थ से परे सामूहिक हित में कार्य करते हैं। ठीक है, लाभ की भावना इसमें नहीं पाई जाती। आपको हमने इसके पूर्व भी अभी डिस्कस किया कि सहकारिता केवल व्यापार नहीं है, बल्कि व्यापार एवं सेवा भावना का मिश्रण होता है। ये हम लोग सेवा के उद्देश्य से इसका कार्य करते हैं। सहकारी संस्थाएं लाभ कमाने के दृष्टिकोण से स्थापित नहीं की जाती हैं, और ना ही इनका उद्देश्य अधिकतम या अधिक लाभ कमाना होता है। ये संस्थाएं अपने सदस्यों व समाज को शोषण से बचाने तथा उनके अधिकतम कल्याण के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोगों को हमारे जो अनाज है उसको बिचौलिया खरीदेंगे, तो बिचौलिया को खरीदने के परिणाम स्वरूप अधिकतर लाभ क्या हो जाएंगे, बिचौलिया खरीद लेंगे, बिचौलिया ले लेंगे, और हम लोग शोषण का शिकार बन जाएंगे। इसलिए शोषण के शिकार से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सहकारिता को जन्म देते हैं, और इसके अंतर्गत मध्यस्थों का अंत करते हैं। मध्यस्थों को मीडिएटर जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं, इसका अंत भी हम लोग क्या करते हैं, सहकारिता के माध्यम से ही करते हैं। तो सहकारी संस्थाएं सीधे उत्पादकों से माल
खरीद करके ग्राहकों को बेच देती है। ठीक है, तो ये क्या करती है, ग्राहकों से माल खरीदती करके जो हमारे पास प्रोड्यूसर होता है उसको बेच दिया जाता है, या हम लोग क्या करते हैं, कंपनी से माल लाते हैं डायरेक्ट ग्राहकों को बेच देते हैं। तो इसमें बिचौलिया क्या हो जाते हैं, मध्यस्थ जो हो जाते हैं वो समाप्त हो जाते हैं एवं ग्राहक को कम मूल्य पर वस्तुएं उपलब्ध हो जाती हैं। तो इस प्रकार हमारे पास मध्यस्थों का इसके अंतर्गत अंत हो जाता है। और ये सहकारिता क्या होती है, हमारे समाज के सदस्यों को या समाज के लोगों को लाभ, समाज के लोगों को वास्तव में लाभ लाभ एक प्रकार का लाभ नहीं कह सकते, बल्कि उनको जो यूटिलिटी है वो मैक्सिमाइज कर देते हैं ताकि उनका नुकसान ना होने पाए। सहकारी संस्था की स्थापना की विधि क्या है, हम सहकारी संस्था को कैसे स्थापित कर सकते हैं। भारत में सहकारी संस्थाओं की स्थापना भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अधीन है। ठीक है, जो हमारा एक्ट काम कर रहा है वो 1912 का एक्ट काम कर रहा है। कुछ राज्यों के अपने स्वयं के सहकारी अधिनियम है। सहकारी संस्था की स्थापना विधि निम्न अनुसार है। इस प्रकार से सहकारी संस्थाओं को स्थापित करते हैं। पहला, न्यूनतम सदस्य संख्या होनी चाहिए। एक सहकारी समिति की स्थापना के लिए कम से कम 10 सदस्य होना अनिवार्य है। 10 से कम सदस्य अगर होंगे तो सहकारी समिति आपकी नहीं बन पाएगी और जिसका रजिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। तो इसके लिए कम से कम आपको 10 मेंबर्स होने अनिवार्य होते हैं। ठीक है, और वे व्यक्ति वयस्क होने चाहिए। ये नहीं कि आपके पास 18 प्लस के होने चाहिए तथा उनमें अनुबंध करने की, एग्रीमेंट करने की क्षमता हो, तभी ये हमारे पास सहकारी संस्था का डेवलपमेंट किया जा सकता है। दूसरा, उप नियमों की स्वीकृति। सहकारी संस्था के दैनिक कार्यों को संचालित करने के लिए संस्था के सदस्यों द्वारा उप नियम का निर्माण करना होता है। इन उप नियम के अंतर्गत समिति का नाम, सदस्यता संबंधी नियम, सदस्यों के अधिकार संबंधी नियम, पदाधिकारियों का चुनाव कैसे होगा इस पर नियम, प्रबंधन व्यवस्था इस पर नियम, पूंजी आदि से संबंधित नियमों का सविस्तार वर्णन किया जाता है। इन उप नियम पर कम से कम 10 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है, अर्थात हम इसमें 10 मेंबर होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत जो आपके पास सहकारी संस्था बनेगी उसका कोई ना कोई मिनट्स या लॉ बुक होगी जिस पर सभी लोग अपनी स्वीकृति प्रदान करेंगे। राज्य सहकारिता विभाग द्वारा आदर्श उपनियम बनाए गए हैं जो इनके लिए ऐच्छिक होते हैं, जिसको आप लोग वॉलंटरी बना सकते हैं और वॉलंटरी इस पर हम लोग काम कर सकते हैं। न्यूनतम पूंजी, अगला पॉइंट हमारे पास हो जाता है न्यूनतम पूंजी बैंक में जमा करना। संस्था की स्थापना के इच्छुक सदस्य संस्था के अंश यानी शेयर खरीद करके पूंजी प्रदान करते हैं। इस प्रकार एक समिति के पास जो हमारे पास पूंजी होती है वो कलेक्ट हो जाती है। इस प्रकार एकत्रित की गई पूंजी राशि को किसी सहकारी बैंक में प्रस्तावित समिति के नाम से जमा करना आवश्यक होता है। ठीक है, तो आपका कोई ना कोई स्पॉन्सर बैंक जरूर होगा और इसके अंतर्गत कोई बैंक जरूर होगा जिस पर हम लोग अपनी पूंजी को रखेंगे, यानी एक सपोर्टिव बैंक को जरूर इसके अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो हम लोग जो पूंजी कलेक्ट होती है उसको उस बैंक में प्रस्तावित समिति के नाम से, जिस नाम से समिति है उस नाम से हम लोग जमा करना आवश्यक होता है। उस पूंजी को ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति अपने पास रख ले। ठीक है, इसको बैंक में रखना अनिवार्य हो जाता है। अगला पॉइंट है पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र जमा करना। सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत सहकारी संस्थाओं को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। हमको अपने आप को रजिस्टर्ड कराना बहुत अधिक आवश्यक है। पंजीकरण के अभाव में वह अपने नाम के साथ सहकारी शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता है। ठीक है, प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज नियुक्त रहता है। प्रत्येक समिति को रजिस्ट्रार के पास एक आवेदन पत्र के साथ उपनियम की 2 प्रतियां भेजनी पड़ती हैं। इन उपनियम की जो के बाद यदि रजिस्ट्रारी संतुष्ट हो जाती है तो संस्था को पंजीकरण प्रमाण पत्र दे दिया जाता है और उस दिन में से संस्था स्थापित हो जाती है। प्रमाण पत्र के साथ उपनियम की एक प्रमाणित प्रति भी संस्था को लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार जो भी आप सहकारी समिति अधिनियम बनाएंगे, ठीक है, उसका पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अगर आप रजिस्टर्ड नहीं कराते हो अपनी संस्था को,
ठीक है, तो रजिस्टर्ड अगर नहीं कराते तो कभी भी सहकारी शब्द का प्रयोग अपनी कभी कोई संस्था में नहीं कर सकते हो, क्योंकि भारत में सहकारी शब्द का रजिस्टर समिति अधिनियम 1912 कहती है कि सहकारी शब्द केवल और केवल रजिस्टर्ड संस्था पर ही सहकारी शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अन्य कोई भी संस्था आप रजिस्टर्ड ना कराओ और सहकारी शब्द का प्रयोग करोगे तो वो इनलीगल माना जाएगा। पंजीकरण से शुल्क से मुक्ति। सहकारी समितियों को पंजीकरण कराने हेतु कोई पंजीकरण शुल्क नहीं देना पड़ता है, कोई इसके लिए फीस नहीं रखी जाती है। पदाधिकारियों का चुनाव। सहकारी समिति का पंजीकरण हो जाने के बाद संस्था के सदस्यों को एक साधारण सभा बुलाई जाती है, एक मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें समिति का व्यवसाय, कौन से व्यवसाय को हम लोग चलाने हेतु नियम तय किए जाते हैं और पदाधिकारियों का चुनाव भी किया जाता है। इस सभा की सूचना रजिस्ट्रार को भी भेजनी पड़ती है, जहां से आपने पंजीकरण कराया है उसको भी आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा। यदि वो आवश्यक समझता है तो सभा का निष्पक्ष कार्रवाई के लिए किसी अधिकारी को नियुक्त करता है, वो अपने यहां से किसी को भेज देता है या नियुक्त कर सकता है या स्वयं आ सकता है, जो सभा को मार्गदर्शन देने के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार से जब पंजीकरण आपका हो जाता है, पंजीकरण के बाद क्या होता है, पदाधिकारियों का चुनाव किया जाता है और चुनाव करने के लिए क्या करते हैं कि एक आपको सभा बुलाना अनिवार्य होता है। नए सदस्यों की नियुक्ति। सहकारी संस्था की स्थापना के बाद संस्था अपने अंश को बेच करके नए व्यक्तियों को सदस्य बना सकती है। यानी इसमें क्या होता है कि और अधिक शेयर इशू कर दिए जाते हैं, ठीक है। और मान लीजिए कि क्या होता है, शेयर आपके पास मान लीजिए 1000 की पूंजी है तो 10 ही शेयर है। अब मान लीजिए और मेंबर आना चाहते हैं तो पूंजी बढ़ाकर कितने कर दिया जाता, 2000। तो अब 100 रुपए कितने शेयर हो गए, 20 शेयर हो गए। तो आप चाहे तो नए सदस्य को आप नियुक्त कर सकते हैं, तो 10 और सदस्यों के लिए आप क्या कर दिए, अपनी संस्था को ओपन कर सकते हैं। तो इस प्रकार सहकारी संस्था के अंतर्गत नए सदस्य प्रवेश कर सकते हैं। सहकारी समितियों के सदस्यों का दायित्व उनके द्वारा प्रदत्त अंश पूंजी तक ही सीमित रहता है। सहकारिता के सिद्धांत। पहला सिद्धांत सहकारिता क्या है, स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता। यह सिद्धांत है कि इस सहकारिता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से प्रवेश कर सकता है और स्वेच्छा से उस सहकारी समिति को छोड़ सकता है। इसके लिए कोई भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जा सकता। तो सहकारी सोसाइटी ऐसे व्यक्तियों के लिए मुक्त स्वैच्छिक संगठन है। उनकी सेवाओं को हम लोग ये सर्विस के लिए ओपन किया जाता है, उपयोग करने में समर्थ है। सदस्यता के उत्तरदायित्व को बिना किसी लिंग, सामाजिक, जाति, राजनैतिक तथा धार्मिक भेदभाव को रजामंदी से स्वीकार किया जाता है। ठीक है, तो इसका पहला सिद्धांत हमारे पास हो जाता है कि स्वैच्छिक तथा खुली सदस्यता होती है और इसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब भी कोई मेंबरशिप देते हैं तो मेंबरशिप देने के परिणाम स्वरूप हम लोग क्या करते हैं, उस पर कोई फोर्स या इनफोर्स हम लोग नहीं कर सकते। दूसरा सिद्धांत है सदस्यों को लोकतांत्रिक नियंत्रण करना। ठीक है, ये इसमें प्रजातंत्र काम करता है। आप इसमें आप कोई भी कार्य जब करते हैं तो उसके पहले आपको वोटिंग करना होता है और इसमें क्या होता है, एक सदस्य एक मत प्रदान करता है और उसके आधार पर यह कार्य किया जाता है। तीसरा जो हमारे पास सिद्धांत हो जाता है, तीसरे सिद्धांत के अंतर्गत सदस्यों की आर्थिक भागीदारी होती है। आर्थिक भागीदारी का तात्पर्य होता आर्थिक भागीदारी जो होती है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको एक शेयर आपको खरीदना पड़ेगा, इसका जो अंश पूंजी होगी उस अंश पूंजी को परचेज करना पड़ेगा, तभी आपकी मेंबरशिप मानी जाती है। और इस प्रकार से एक सहकारी समिति क्या करती है कि अपने लिए कुछ ना कुछ पूंजी कलेक्ट कर लेती है और उस पूंजी के आधार पर वो अन्य क्रियाकलापों को संपादित करती है। चौथा सिद्धांत आपका होता है स्वायत्ता तथा स्वाधीनता का सिद्धांत। स्वायत्ता तथा स्वाधीनता का सिद्धांत ये कहता है कि सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा नियंत्रित, स्वशासी, आत्मनिर्भर संगठन है। यदि सरकार सहित दूसरे संगठन से करार करते हैं, ठीक है, ये सहकारी समितियां दूसरे संगठन से एग्रीमेंट भी करते हैं या बाह्य स्रोतों से पूंजी जुटाते हैं, तो वो ऐसा अपने सदस्यों द्वारा लोकतांत्रिक नियंत्रण सुनिश्चित करने और अपने सहकारी सोसाइटीज की स्वायत्ता बनाए रखने के लिए कार्य करते हैं। ठीक, पांचवा सिद्धांत है शिक्षा, प्रशिक्षण तथा जानकारी। जब भी हमारे पास कोई भी कोऑपरेटिव काम करेगी तो उस कोऑपरेटिव को ट्रेनिंग देना इंपॉर्टेंट होता है। सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों को, निर्वाचित प्रतिनिधियों को, प्रबंधकों को और कर्मचारियों को लिए एजुकेशन, ट्रेनिंग उपलब्ध कराती है, जिससे वो अपने सहकारी सोसाइटी के विकास में
प्रभाव में योगदान प्रदान कर सके। तो ये बीच बीच में अपने सारे मेंबर्स को ट्रेनिंग प्रदान करती रहती है ताकि इनकी सोसाइटी बहुत अधिक कार्यकुशलता से कार्य कर सके। वे अपने जन सामान्य विशिष्ट युवा वर्ग एवं नेतृत्व को सहकारिता की प्रवृत्ति का लाभ एवं जानकारी देने का कार्य करती है। छठवां सिद्धांत होता है सहकारी सोसाइटी में सहयोग। ठीक है, सहकारी सोसाइटी स्थानीय, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों के माध्यम से कई कार्य करते हुए अपने सदस्यों को प्रभावी सेवा करती है। ठीक है, तो हमारे पास जो सहकारी सोसाइटी बनाई जाती है उसका कार्य ही सेवा होता है। तो ये जो कार्य होते हैं ये हमारे पास स्थानीय लेवल पर, राष्ट्रीय लेवल पर, क्षेत्रीय लेवल पर या अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर इसका कार्य होता और ये यहाँ पर जा करके इन कार्य को संपादित करती है। सहकारी आंदोलन को सुदृढ़ भी बनाती है। यदि कोई काम ऐसा फंसता है जिसमें आंदोलन की आवश्यकता होती है तो यानी सहकारिता जो सहकारी संस्थाएं होती हैं वो अपने कार्य को आंदोलन के रूप में संपादित करते हुए उसे सफल बनाती हैं। सातवां सिद्धांत है समुदाय के लिए सरोकार। सहकारी सोसाइटी अपने सदस्यों द्वारा अनुमोदित नीतियों के माध्यम से अपने समुदाय के स्थिर विकास के लिए कार्य करती हैं। पूरे कम्युनिटी के लिए चाहती हैं कि वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कार्य प्रॉपरली हो सके। पिछली शताब्दी में देश ने सहकारिता की जरूरतों को समझा क्योंकि सहकारिता वास्तव में बिना फाइनेंस के यानी कम पूंजी के आधार पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट की एक बेस्ट प्रक्रिया संपन्न की जा सकती है। इसलिए सहकारिता अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो गई थी। 1904 में जब भारत के पास पर कैपिटा इनकम या हमारे पास नेशनल इनकम या हमारे पास नेशनल कैपिटल इतनी अधिक नहीं थी, वहां पर सहकारिता का रोल बहुत अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता क्योंकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हमको श्रम की आवश्यकता होती थी और लेकिन सरकार के पास इतना फाइनेंस नहीं था। तो इन सहकारी संस्थाओं ने एक बहुत अच्छा रोल अदा किया जिसके आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि सहकारिता ने अपनी भूमिका श्रेष्ठ निभाई। इन्हीं क्षेत्रों हेतु 1904 ईस्वी में सहकारिता साख समिति विधान पारित किया गया। अब गांव या नगर में कोई 10 व्यक्ति मिलकर के सहकारी साख समितियों की स्थापना कर सकते हैं। 1912 के अधिनियम द्वारा 1904 के अधिनियम में संशोधित करते हुए सहकारी समितियों के कार्य प्रणाली में सुधार किया गया। पहले कार्य प्रणालियां बड़ी लिमिटेड थी जो 1904 में सहकारी साख अधिनियम बनाया गया था। अब उन्होंने क्या किया, कार्य प्रणालियों को इसके अंतर्गत और अधिक इसमें इंक्लूड कर दिया गया। अन्य उद्देश्यों के लिए सहकारी समितियां स्थापित की जा सकती हैं। पुनः इस आधार पर अन्य कार्य के लिए अगर आपके कोई उद्देश्य हैं तो जैसे उस समय उद्देश्य था एग्रीकल्चर डेवलपमेंट उद्देश्य था, फिर बाद में इसके अंतर्गत एग्रीकल्चर आपका फाइनेंस एक आपका उद्देश्य हो गया, बाद में एग्रीकल्चर मार्केटिंग इसका उद्देश्य हो गया। तो अन्य उद्देश्य के लिए भी सहकारी समितियां स्थापित की जा सकती हैं। पुनः इस आधार पर 1914 ईस्वी में, ठीक है, ये आपकी समिति का नाम गलत है, आपको मैं आगे डिस्कस करता हूं। इस समिति को नियुक्त की हुआ 1919 ईस्वी में सहकारिता केंद्रीय दायित्व से मुक्त होकर के राज्य के अंतर्गत आ गई। यानी पहले ये सेंट्रल के अंतर्गत आती थी, जिसको के क्या हुआ 1919 ईस्वी में राज्य के अंतर्गत इसके रखा गया और 1929 में मंदी के से प्रभावित होने के बावजूद 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना के बाद सहकारी आंदोलन को बल मिला, अर्थात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इसका बहुत अधिक सपोर्ट किया और सहकारिता जो होती है वो तेजी से डेवलप होने लगी। आज भी सहकारी बैंक गांवों में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। आज भी हमारी छोटी छोटी बचतों को प्रमोट करने के लिए, किसानों को फाइनेंस देने के लिए ये सहकारी बैंक काफी अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से वर्क कर रहे हैं और किसानों को इसका लाभ भी तेजी से मिल पा रहा है। सहकारी समितियों के गुण, तो सहकारी समितियों के निम्न गुण है। सहकारी समिति एक ऐसा संगठन होता है, ठीक है, एक ऐसा संगठन होता है जो व्यापार के लाभ को अधिकतम करने के स्थान पर मानव सेवा को अधिकतम करता है। यानी कभी भी ये प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन करना इसका टारगेट नहीं है। ये क्या करता है, सर्विस करना, ह्यूमन सर्विस करना इसका मेन इंपॉर्टेंट है। इस व्यवसायिक संगठन के गुण निम्नलिखित है। पहला, इसकी स्थापना आसानी से की जा सकती है। दूसरा, इसके सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। तीसरा, इसमें सामान्य व्यक्ति आसानी से सदस्य बन सकता है। इसे शासन से समय समय पर सहायता प्राप्त होती रहती। और पांचवा, इसके सदस्यों को टैक्स में छूट प्राप्त है। तो ये इसके गुण हैं सहकारी समिति के। सहकारी समितियों के दोष क्या हैं?
ठीक है, इसकी पूंजी सीमित होती है क्योंकि बहुत छोटी पूंजी होती है और क्योंकि इसके जो अधिकतर मेंबर होते हैं वो गरीब किसान या मजदूर होते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इनके पास ज़्यादा शेयर्स नहीं होता, जिसके पास इनके पास ज़्यादा अधिक पूंजी नहीं होती, तो इसकी पूंजी बहुत सीमित होती है। तो ये इसके एक दोष है कि भाई ज़्यादा अधिक जो बड़े टास्क होते हैं, जो बड़े कार्य होते हैं, उसको संपादित करने के लिए सहकारी समितियों को प्रॉब्लम्स आती है। इसके सदस्यों में प्रबंधकीय योग्यता की कमी होती है। अब आप समझ ही सकते हो कि जिसके मेंबर किसान या मजदूर हों, जो बहुत वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होते हैं, वो कैसे करेंगे? तो इसलिए इनके सदस्यों में प्रबंधकीय योग्यता की काफी कमी होती है। जब प्रबंधकीय योग्यता की कमी होती है तो प्रॉब्लम ये होती है कि जो समितियां होती है वो अपने उद्देश्य को प्रॉपरली अचीव्ड नहीं कर पाती हैं। तो ये एक इसका दोष होता है। इस संगठन में भ्रष्टाचार अधिक होता है, करप्शन बहुत ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, समिति के सदस्यों में प्रेरणा का अभाव होता, मोटिवेशन फैक्टर काम नहीं करता। समिति के सदस्य कार्य के प्रति दिलचस्पी कम रखते हैं, जिसके कारण ये क्या होता है, भारत में बहुत अधिक फेल्ड हुई हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न बनते हैं जो आपके पास आपने अभी डिस्कस किया, तो इसमें कुछ प्रश्न होते हैं जो बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है और हम लोग करते हैं। जैसे प्रश्न अधिकतर एग्जाम्स में जो आए उसको हमने फिल्टर किया। देश में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत कब से हुई? तो आपका जो आंसर इसमें जो करेक्ट आंसर है वो देश में जो सहकारिता की शुरुआत हुई वो 1904 में सहकारी साख समिति अधिनियम से हुई थी। 1904 में पहला सहकारी साख समिति अधिनियम बनाया गया था, जिससे सहकारिता क्या हुआ, हमारा प्रारंभ हुआ। दूसरा, भारत में सहकारी आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? तो इफ निकालसन को सहकारी समिति का हम लोग क्या मानते हैं, जनक माना जाता है। एफ निकालसन द्वारा यहाँ पर सहकारी समितियों को स्टार्ट किया गया था, प्रारंभ किया गया था और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया गया था। सहकारिता की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ठीक है, ये कहाँ से हुई है? तो इसकी उत्पत्ति अधिकतर ब्रिटेन से हुई है, ये माना जाता है। प्रथम सहकारी बैंकों को अपने कल अग्रिम का कितना प्रतिशत प्राथमिक क्षेत्र तथा कमजोर क्षेत्रों को आवंटित करना होगा? ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र तथा कमजोर कितने परसेंट है? तो क्रमशः 60% और 25% आवंटन करना होगा, जो एग्जाम से में बहुत अधिक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। अल्पकालिक ऋण, जो अधिकतर सहकारी समितियां जो होती है, प्राथमिक सहकारी समितियां, ये अल्पकालिक ऋण को बांटती हैं। तो अल्पकालिक ऋण कितने समय के लिए प्रदान किया करती है समिति? तो ये प्रश्न जो अधिकतर पूछे गए, तो ये अल्पकालिक ऋण बांटने का काम प्राथमिक सहकारी समिति द्वारा किया जाता है और ये 1 वर्ष के लिए ऋण प्रदान करती है। तो ये प्राथमिक साख समिति के अंतर्गत आता है। देश में सर्वाधिक सहकारी समितियां, सहकारी बैंक किस राज्य में है? तो इसका करेक्ट आंसर है महाराष्ट्र में सर्वाधिक शहरी सहकारी समिति जो बैंक है, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में स्थापित किए गए हैं। केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर कार्य करता है? तो केंद्रीय सहकारी बैंक जो होता है, ये केंद्रीय शब्द तो लगा लेकिन ये वास्तव में जिला सहकारी बैंक है, जो जिला स्तर पर कार्य करता है। ये मध्यकालीन, 1 वर्ष से अधिक, 3 वर्ष तक का ऋण प्रदान करता है। तो ये एक आपका है 1 वर्ष, 3 वर्ष तक का ऋण प्रदान करता है। जो जिला सहकारी बैंक होता है ये मध्यकालीन ऋण को ज्यादा देता है, जबकि प्राथमिक सहकारी समिति जो होती है वो 1 साल के लिए ऋण ज्यादा प्रदान करती है। ठीक है, आपका दांतवाला 1989, केलकर 1986, खुसरो 1989 और समितियां किससे संबंधित हैं? ये समितियां हैं, ये समितियां किससे संबंधित है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की दुर्बलताओं और उन्हें सक्षम बनाने का सुझाव। जो आपके पास आरआर बीज खोले गए थे 1975 में, ये जो आरआर बीज खोले गए थे, इनमें जो प्रॉब्लम्स आ रही थी और इनको एम्पावर्ड करने के लिए ये सारी कमेटियां खोली गई और इन कमेटियों ने इनको सजेशंस दिए थे। दांतवाला, आपका केलकर, खुसरो समितियां इनसे संबंधित हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस प्रकार का बैंक है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एक प्रकार का अनुसूचित बैंक है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को पर्यवेक्षण या प्राधिकार किसके पास है? आपको हमने पहले बताया था कि इसका जो ऑब्जर्विंग पावर है वो नाबार्ड के पास है। बैंकों की गैर निष्पादित अस्तियां अधिक होना किस ओर संकेत करता है? तो ऋण की वसूली में विलंब, जो आपका अभी मैंने डिस्कस किया था बैड बैंक के अंतर्गत एनपीए जो होती हैं, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो ये संकेत ये देती है कि जो हमने ऋणों में वसूली की है उसमें बहुत अधिक लेट हुआ, जिसके कारण क्या होता है, बैंकों में एनपीए बढ़ गया है।
अगला प्रश्न पूछे गए थे इसमें, भारत में बैंकों की प्रमुख समस्या क्या है? गैर निष्पादन स्थितियां आज हमारे भारत में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है, एनपीए की समस्या सबसे ज्यादा फैल रही है। बैंक ऑफ राजस्थान का विलय किस बैंक में किया गया? आईसीआईसीआई बैंक में इसका विलय किया गया, 2010 में किया गया। बुल और बियर शब्द का प्रयोग किस व्यापार से किया जाता है? शेयर बाजार से किया जाता है। यहां पर जो अपने सहकारिता में शेयर देखा होगा, वो शेयर उस शेयर से बिल्कुल अलग है। भूमि विकास बैंक किसानों को किस प्रकार का ऋण उपलब्ध कराता है? तो भूमि विकास बैंक जो होता है वो दीर्घकालीन अवधि का ऋण प्रदान करता है, जो 5 वर्ष से अधिक का होता है। सरकार ने बीमा व्यवसाय के नियमन के लिए किस गठन का प्रयोग किया? तो वर्ष 2000 में बीमा नियमन एवं विकास प्राधिकरण इरडा का गठन किया गया, जो संसद के प्रति उत्तरदायी है। देश में बीमा क्षेत्र का निजीकरण किस समिति की सिफारिश पर किया गया? तो देश में जो बीमा क्षेत्र है, इसका पहले प्राइवेट सेक्टर नहीं था, तो प्राइवेटाइजेशन जो किया गया वो वास्तव में मल्होत्रा समिति के रिकमेंडेशन के बेस पर किया गया, और भारत में जो बीमा सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर की जो पूंजी आई वो मल्होत्रा समिति के कारण ही आई। इरडा का मुख्यालय कहां पर है? तो इरडा का मुख्यालय आपका हैदराबाद में है। तो ये हमारे पास कुछ प्रश्न थे जो सहकारिता से प्रश्न थे। इस पर एक थोड़ा सा 10 मिनट का और टॉपिक है, तो हम लोग उस पर हो जाता है, वो है भारत में सहकारी आंदोलन पर हो जाता है। ठीक है, भारत में सहकारी आंदोलन, क्योंकि जब हमारे पास सहकारिता चली तो एक प्रकार से आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हुई। देखिए, कोई भी संस्था जो होती है वो एक दिन में इसका विकास नहीं हो पाता, इसके लिए एक प्रकार से आंदोलन चलाया जाता है। तो जो हमारे पास सहकारिता की अगर परिभाषा की हम बात करते हैं, जो हमारे पास यहाँ पर सहकारिता है वो वास्तव में एक प्रकार से आंदोलन के रूप में कार्य की। तो अंतरराष्ट्रीय सहकारी गठबंधन, इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस, आईसीए सहकारिता को संयुक्त स्वामित्व वाले लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आम आर्थिक तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक 3 जरूरतें होती हैं जो हम सहकारिता के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक, इनको हम लोग सहकारिता के माध्यम से कंप्लीट करते हैं, फुलफिल करते हैं। तो उसको हम लोगों ने इसके अंतर्गत जाना और उसको इसके अंतर्गत हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो जो हमारे पास सहकारिता होती है, ये सहकारिता ये हमारे पास आर्थिक जरूरतों को, सांस्कृतिक जरूरतों को, इसको फुलफिल करने का काम करती है। तो ये हमारे पास यहाँ पर ये सहकारिता अपना कार्य करती है। संविधान की धारा आपका 1997 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में काम कर रहे सहकारी समितियों के संबंध में आपके पास नगर पालिका के ठीक बाद एक नया भाग जोड़ा गया। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में भी संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया, क्योंकि इसके पूर्व सहकारिता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। अगला पॉइंट हमारे पास बन जाता है, सहकारी समितियां बनाने का अधिकार हम मौलिक अधिकार के अंतर्गत नोट करते हैं, और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी सहकारी समितियों के प्रचार से संबंध में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। तो ये हमारे पास संवैधानिक प्रावधान रखे गए, जो 97वां जो संविधान संशोधन था 2011, जिसमें सहकारी समितियों के संबंध के बारे में नगर पालिका के ठीक बात इसका उल्लेख किया गया। तो ये एग्जाम्स में कभी कभी पूछा जा सकता है कि जो हमारे पास सहकारिता है वो भारत के संविधान में क्या स्थिति है, तो आप बोलिएगा कि 97 जो हमारे पास संविधान संशोधन था, इसके अंतर्गत हमने इसे मौलिक अधिकार तथा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको समाहित किया है। भारत में सहकारिता आंदोलन की अगर बात करते हैं तो आपको पता है कि 19वीं शताब्दी के में इसका प्रारंभ हो चुका था, और हमारे पास जो उद्योग थे उस समय इंडस्ट्रियल क्रांति हुई थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुआ था। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे देश में लगातार उद्योग समाप्त हो गए थे, जिससे लोगों को एग्रीकल्चर सेक्टर में डिपेंड होने के लिए मजबूर होना पड़ा था। और ये किसान तथा आपके पास मजदूर थे, इन्होंने क्या किया, रोजगार और आजीविका के इनके पास साधन कम थे, और इनको रोजगार प्राप्त करने के लिए सहकारिता की आवश्यकता पड़ी। और हमारे पास भू राजस्व का कठोर जो हमारे पास लगान सिस्टम था बहुत कठिन था। हमारे देश में एग्रीकल्चर सेक्टर में बारिश कम हो रही थी, जिसके कारण हमारे पास फसल उत्पादन कम हो रहा था। इस प्रकार एक संस्था की आवश्यकता
की गई और वहां पर जो हमारे पास अनाज होते थे उन अनाजों को भी औने पौने दामों पे साहूकारों ने खरीदा और बेचा, जो हमारे लिए काफी अधिक प्रॉब्लम रही। तो इस प्रकार जो सहकारिता थी वो सहकारिता हमारे भारत में आई, एक उस समय की परिस्थितियां थी और उस परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप हमारे भारत में ये सहकारिता का जन्म हुआ। सबसे पहले आपको सहकारिता भारतीय अकाल आयोग 1901 ने सरकार को भारत में सहकारी समिति शुरुआत को लेकर के रिपोर्ट करने हेतु एडवर्ड लॉ की अध्यक्षता में एक समिति संगठन करने के लिए प्रेरित किया गया। 1903 में समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इस रिपोर्ट के अंतर्गत, ठीक है, वर्ष 1904 में सहकारी ऋण समिति अधिनियम को कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट पारित किया गया और एक ही गांव या कस्बे में रहने वाले एक ही वर्ग या जनजात से संबंधित कोई भी 10 व्यक्ति सहकारी समितियों का निर्माण कर सकते हैं। कुल सदस्यता 80% के बहुमत के आधार पर समाजों में क्या होता, ग्रामीण तथा शहरी या कृषक या गैर कृषक के रूप में वर्गीकृत इसको किया गया था। अधिनियम में इसमें कमियां कुछ रही। ये कमियां क्या थी कि कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पा रही थी। कृषि कार्यों को वित्त पोषण हेतु शहरी बचत को जुटाने में कहते हैं प्रावधान इसमें नहीं किया गया था। इस प्रकार इसमें काफी प्रॉब्लम्स आई। तो 1900 जो आपका 12 का सहकारी समिति अधिनियम बनाया गया, इसमें उपर्युक्त कमियों को दूर किया गया और इसके अंतर्गत जो हमारे पास अभी मैंने आपको बोला था बीच में कि एक हमारी समिति इनकरेक्ट है, वो मैक्लेगन समिति थी। जो मैक्लेगन समिति हमारी बनाई गई और इन्होंने इन समिति पर अध्ययन किया और इस पर अपनी रिपोर्ट रखी और इसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उन प्रॉब्लम्स को 1904 में जो भी सहकारी समिति में समस्या आई थी उन समितियों के प्रॉब्लम को हम लोगों ने समस्या को सॉल्व किया और उसके बाद फिर हमने अपनी समिति को एक प्रॉपर रूप प्रदान किया। तो इस प्रकार भारत में जो हमारे पास समितियां काम वर्तमान में कार्य कर रही हैं, ये समितियां क्या होती हैं, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी अधिक प्रॉब्लम्स आई थी, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इन समितियों का गठन किया गया था और भारत में ये समितियां जो होती हैं वो हमारे पास सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर फाइनेंस में वर्तमान में सक्सेस है। ठीक है, विपणन में भी इन्होंने काफी अच्छा रोल प्रदान किया है, लेकिन अगर हम कहें तो एग्रीकल्चर फाइनेंस के लिए इन्होंने बहुत अधिक महत्वपूर्ण रोल निभाया है और एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रामीण वित्त में इनका सबसे अच्छी पकड़ है। इस समय ग्रामीण सहकारी समितियां जो हैं वो ग्रामीण सहकारी समितियों के अलावा शहरी सहकारी समितियां का भी ओपन किया गया है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर सहकारी समितियों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। तो इस प्रकार जो हमारे पास सहकारी समितियां थी वो ग्राम वित्त, आपका ग्राम विकास, आपके पास ग्राम उत्पादन विपणन आदि पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नई दशा तथा दिशा प्रदान की। लेकिन आज भी सहकारी समितियां भारत में कह सकते हैं कि सफल नहीं हो पाई और सफल न होने का मुख्य कारण था इनके पास पहला तो पूंजी का अभाव था, दूसरा इसमें सबसे ज्यादा करप्शन था। ठीक है, और तीसरा इनके पास जो किसान तथा मजदूर थे जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिसके परिणाम स्वरूप ये हमारे देश में सहकारी समितियां वर्तमान में भी कार्य कर रही हैं, लेकिन ये बहुत अधिक प्रभावी उद्देश्य से कार्य नहीं कर पा रही हैं, जिसके कारण भारत में सहकारी समितियां तेजी से फेल्ड हो गई हैं। तो इस प्रकार से सहकारी समितियों ने ग्रामीण विकास में बहुत अधिक भूमिका निभाई और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया है। ठीक है, लेकिन इनको वास्तव में अगर फाइनेंस का सोर्स प्रॉपर हो जाता, वैसे आजकल आरबीआई इनको सपोर्ट कर रही है, एक स्पॉन्सर बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है स्पॉन्सर्ड भी कर रहा है, लेकिन फिर भी ये सहकारी समितियां अपने प्रॉपर उद्देश्य को प्राप्त करने में वर्तमान में असफल रही हैं। तो इस प्रकार आज हमने इस लेक्चर में ये देखा कि सहकारी समितियां किस प्रकार से कार्य करती हैं तथा सहकारी समितियां हमारे पास कैसा इनका ढांचा है। इन सारे पॉइंट्स पर हम लोगों ने डिस्कस किया। इसका एक हम नोट्स आपको प्रोवाइड करेंगे जो आपको ग्राम वित्त में कितना अधिक योगदान दिया और हमने इसका कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके साथ डिस्कशन कर दिया है। अब आपके कोई प्रश्न हो तो पूछिएगा। चलिए कोई बात नहीं, तो आपके प्रश्न नहीं हो सकते हैं तो हम लोग शाम को आपको रिवीजन टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ओके, ठीक है, चलिए फिर ओके।
एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या थी आपके पास फाइनेंस की समस्या। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या थी आपके पास फाइनेंस की समस्या। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या थी आपके पास फाइनेंस की समस्या। एग्रीकल्चर सेक्टर में सबसे बड़ी समस्या थी आपके पास फाइनेंस की